ये सर स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये फैक्टर लोडिंग्स की ऑप्शन में गए थे, ये आउटर लोडिंग्स है, इसमें हम गए थे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एश्योरेंस के 3 क्वेश्चंस हैं। अब इन बाकी तमाम जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ग्रीन में है, लेकिन एश्योरेंस का जो पहला क्वेश्चन है ये रेड हुआ हुआ है। नजर आ रहा है आपको? सर जी हमें सर। सर हमें किस चीज का आंसर्स मिल रहे हैं? जैसे पहले तो मीन मीडियन उनके आंसर्स है ना, तो ये किस चीज के आंसर्स है? ये हम डाटा वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वो आपको स्टेप याद है ना, जहाँ से कैलकुलेट करके हमने ये फैक्टर एनालिसिस का वो किया था। तो ये हम उसके बाद इधर आए आउटर लोडिंग्स पे, इधर है ये फैक्टर एनालिसिस किया हमने। इसमें ये है कि एश्योरेंस के 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको मैं बताता चलूँ, अब ये 3 क्वेश्चंस के 2 ग्रीन में आंसर है, 0.84 और 0.866, लेकिन एक रेड में आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इन 3 क्वेश्चंस के जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, इनमें जो क्वेश्चन 1 है वो उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये इनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है 0.7 होता है। 0.7 से ऊपर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू अगर 0.7 से ऊपर होगी वो ग्रीन होगी, 0.7 से नीचे जैसे ही आएगी वो रेड हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन, रिलायबिलिटी चेक होती है? नहीं नहीं, ये सिर्फ फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस की इंटरनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर रहे हैं। रिलायबिलिटी वैलिडिटी वो आगे अभी स्टेप्स आएंगे। ये एक वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपस में उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी है, ये वो चेक कर रहे हैं। आगे जैसा मैंने एक बताया था, एक क्वेश्चन अगर हम उल्टा कर लें तो वो उसके आंसर बिल्कुल ही ऑपोजिट सिलेक्ट करेंगे। कोई भी रिस्पोंडेंट है जो ऑपोजिट सिलेक्ट करेगा, तो वो क्वेश्चन या तो फिर रिवर्स क्वेश्चन होगा या फिर हमारे उस वेरिएबल से रेलिवेंट नहीं होगा। अब इसमें आप देख ले, क्वेश्चन 1 जो है इसमें ये रेड आया है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन 1 है ये या तो इररेलीवेंट आ रहा है, मतलब 0.7 से नीचे आ रही है इसकी वैल्यू। लेकिन जितनी भी सोशल साइंसेज है, सोशल साइंसेज इसका जो स्टैंडर्ड होता है 0.7, लेकिन मिनिमम 0.5 तक हम ले लेते हैं। अगर रेड वैल्यूज में 0.5 भी आ जाती है, कुछ वैल्यू, सारी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे 42 क्वेश्चंस है, इसमें कुछ वेरिएबल्स के 1-2 आ जाते हैं 0.7 से नीचे, 0.5 से 0.7 से के दरमियान, तो हम वो भी ले लेते हैं। बाज़ औक़ात हम नहीं भी लेते, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ले भी सकते हैं। अभी ये 0.49 है, ये ऑलमोस्ट 0.5 आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम निकालते नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको निकालेंगे फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अभी बाकी आप जितने भी देख रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आपके, इनके जो आउटर लोडिंग्स आ रही है 0.8, 0.9, 0.87, 0.95, इसका मतलब ये है कि अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के 7 क्वेश्चन से इनकी आपस में जितने भी क्वेश्चन हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि इनके जो आंसर्स हैं वो एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 1 आंसर चूज किया तो किसी का 5 नहीं किया, 1, 2 या मैक्सिमम मिनिमम नीचे आप 3 तक गए हैं। 1 मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री या न्यूट्रल तक गए हैं। तो बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप डिसएग्री पे भी कुछ कस्टमर्स गए हैं। तो इनकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी, आप CS1 जिस आप देख लें 89% आ रही है। ये परसेंटेज होती है बेसिकली, 0.89 89%, 90% आ रही है ऑलमोस्ट। फिर CS2 की 87% ऑलमोस्ट, फिर 91%, 87%। इसी तरह एश्योरेंस का सिर्फ जो पहला क्वेश्चन था वो 0.5 तकरीबन, ये समझ ऑलमोस्ट 50% आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तमाम क्वेश्चंस आप देख ले, सब की सब जो है ग्रीन आ रही है, मतलब तमाम क्वेश्चंस रेलिवेंट थे और बिल्कुल ठीक थे, एक्यूरेट थे, सिवाय क्वेश्चन 1 के। लेकिन वो भी उसको अभी हम फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आगे काम करें। अगर उसको हम निकालने बैठ जाएंगे, उसकी सेटिंग करेंगे, इसमें ये होता है अगर आपका कुछ ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपके 42 क्वेश्चंस हैं, इसमें 42 में से मोर देन 50% आपके रेड आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है आपका डाटा, ये पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप ही ये होता है। अगर यहीं पे आपके 50% क्वेश्चन रेड आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका डाटा इररेलेवेंट है, आपका डाटा ही ठीक नहीं है। उसमें या तो आपको डाटे को रिजेक्ट कर देते हो, नया डाटा कलेक्ट करते हो, या अगर थोड़े रेड हैं तो फिर उस डाटे को सही करने का तरीकाकार ये होता है, या तो कुछ क्वेश्चंस को निकाल दो, या फिर अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उस डाटे को इंक्रीज कर देते हो। अब जिस मैंने 520 रिस्पोंडेंट्स का डाटा लिया, अगर फर्ज करें हमारे 6-7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेड आ रहे हैं, तो हम डाटा बढ़ा लेंगे। मैं कह दूं अगर 520 है, मैं 300 और कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। जब 300 का और कलेक्ट करता हूँ तो हो सकता है मेरी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी की जो परसेंटेज है वो और ज्यादा हो जाए।
मोर देन 70 प्लस आ जाए, या अगर मैं मिनिमम 60% भी लेता हूँ तो 0.6 से प्लस आ जाए, हो सकता है आ जाए। नहीं आती, या तो फिर उस सर क्वेश्चन अगर आप सॉरी सर टू इंटरप्ट सर, अगर आप जिस तरह बता रहे हैं डेटा इंक्रीज करेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी यानी कि जो रेड आ रहा है ये तो कुछ इसका बेहतर हो जाएगा, तो सर ओवरऑल क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है यानी कि हम दोबारा फ्लोट करके सिर्फ उसे नहीं क्वेश्चन नहीं के लिए करेंगे, सेम, यानी कि सिर्फ या सिर्फ वो एक क्वेश्चन हम नहीं उसका अगर डाटा आपने इंक्रीज करेंगे? अगर आपने सिंपल रिस्पोंडेंट्स ज्यादा करने हैं ना, 520 से, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 करने हैं, 800 करने हैं, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चनियर दोबारा लोगों को देना है, दोबारा फिल करवाने हैं। 300 और कस्टमर से फिल करवाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अब एश्योरेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ, 0.5 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आगे 300 लोगों को दें, तो उसमें से वो 300 के 300 हो सकता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे, और ये 0.5 से बढ़कर 0.7 या उससे ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी फिर हो सकता है तो ये कुछ मजीद बात माइनस में हुई ना चले कि जाए। बाकी क्वेश्चंस फिर वो भी तो अफेक्ट हो सकते हैं ना, क्या पता कि कोई वही और कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी फिर। इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो वही कह रहा हूँ, ये आपके पास चॉइस है, या तो आप वो इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, या आप उस अगर थोड़े क्वेश्चन रेड आए हैं तो उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें, उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फिर आपने रिसर्च में आपके वो जो डाटा कलेक्शन वाला पार्ट उसमें बताते हैं कि इतने क्वेश्चन हमारे जो उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी लेस देन 0.5 थी या 0.7 थी, वो हमने स्किप कर दिए, वो आप रीजन भी साथ देते हैं। जो क्वेश्चन यार आपने पूरा कंप्लीट आपने जिसपे डाटा कलेक्ट किया ना, आप वो पूरा ही रखेंगे, लेकिन जो स्किप करेंगे तो आप उसमें रीजन बताएंगे कि ये हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं आ रहा। कोई क्वेश्चन नहीं आता, आगे चले? यस यस सर, आगे यस सर, आगे चलें। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें ये आ जाते हैं आर स्क्वेयर। ये आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर है आर स्क्वेयर। इस आर स्क्वेयर में दो वैल्यूज आ रही है, आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर एडजस्टेड। ये देख लें, अब आर स्क्वेयर आ रहा है 0.662 और एडजस्टेड आर स्क्वेयर आ रहा है 0.658। ये बेसिकली इस चीज को शो करता है कि आपका ओवरऑल जो मॉडल है वो कितना एक्सप्लेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल मॉडल अगर यहाँ पे ये लेस, अगर ये कम आ जाए 0. ये इसका वो बेसिकली इतना नहीं होता, लेकिन अगर ये 0.65 है, इसका मतलब ये ओवरऑल आपका जो मॉडल है, जो आपने ये मॉडल बनाया है, ये पूरा ये मॉडल टोटल जो एक्सप्लेन हो रहा है वो 0.65, इसका मतलब 65 ऑलमोस्ट 66% एक्सप्लेन हो रहा है। इसकी जितनी अच्छी वैल्यू आपका ये जो मॉडल होता है उतना अच्छा एक्सप्लेन हो रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर, इसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा, समझ नहीं आई है। इसमें ये है कि आपका जो ओवरऑल मॉडल है वो कितना एक्सप्लेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे 5 वेरिएबल्स थे, सॉरी 6 वेरिएबल का इम्पैक्ट हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी वेरिएबल्स के क्वेश्चन थे, उनकी ओवरऑल जो वो एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने जो एक वेरिएबल है उसके 5 क्वेश्चन है, वो अपने वेरिएबल को एक्सप्लेन करें, फिर उस वेरिएबल का इम्पैक्ट आगे आप जो आपका वो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। ये ओवरऑल इतने परसेंट मतलब जो उसके आंसर्स है वो एक्सप्लेन हो रहे हैं, मॉडल इतने परसेंट एक्सप्लेन हो रहा है, इतने परसेंट उसके आंसर मतलब ठीक आ रहे हैं। ओके क्लियर हो सर। गया? ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, इसमें आ रहे हैं कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। नजर आ रही है सबको? यस सर, नजर आ रही है। इसमें आपको ये मैं बता दूं, ये सबसे पहले क्रॉन बैक अल्फा आ रहा है। अब क्रॉन बैक अल्फा की जो वैल्यू का स्टैंडर्ड है वो भी 0.7 है। ठीक है, ये भी दो जो कंस्ट्रक्ट होते हैं इनकी आपस में कोई भी दो कंस्ट्रक्ट, फॉर एग्जांपल आप ये एश्योरेंस है, एश्योरेंस का सबके साथ ये चेक कर रहे हैं कि कौन जो इंटरनल कंसिस्टेंसी आ रही है, फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ क्या आ रही है, एम्पैथी के साथ, प्राइस परसेप्शन के साथ, कोई भी दो उनकी वो एश्योरेंस कितना वो हो रहा है, 0.8 इसकी वैल्यू आ रही है। इसकी मिनिमम जो स्टैंडर्ड 0.7 होना चाहिए। तो इसका मतलब है तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये 0.7 से ऊपर हैं, तो ये वैल्यू उनकी ठीक आ रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस जी सर। सर।
बेसिकली इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है क्रोनबेक अल्फा भी। इस पे नेक्स्ट पे आप आ जाए RHO_A। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, Yes, आ रही sir. है सर आ रही है आवाज। आवाज। अच्छा, RHO_A इसको बेसिकली कहते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका बेसिकली ये होता है कि ये भी रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल ए है, अब जिस तरह अब ए का मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन रेड आ रहा है, इसी वजह से इसका भी ए भी आगे रेड में आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब इसका ए मतलब किसी भी क्वेश्चनियर के साथ इसका वो नहीं आ रहा रिस्पांस जो है, रिलेशनशिप किसी भी वेरिएबल के साथ सही नहीं आ रहा, इसलिए ये -0.004 है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये 0.9 आ रहा है। इस RHO_A का भी बेसिकली 0.7 ही स्टैंडर्ड है। क्लियर हो यहाँ तक? ये कोई भी दो किसी भी वेरिएबल के साथ इनका रिलेशनशिप बता रहा है। ये क्रोनबेक अल्फा में इंटरनल कंसिस्टेंसी बता रहा था तमाम वेरिएबल्स के साथ, इसमें किसी भी वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप ये शो कर रहा है RHO_A। समझ आ रही है आपको? Okay, sir. Yes, sir. Yes, सर ये आरएचओ का स्टैंडर्ड क्या होता है? इसका भी इसका भी 0.7 0.7 है। है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? Sir, Yes, sir. 0.7 से कम नहीं आना चाहिए। कम नहीं आना चाहिए। ये जब कम आएगा तो आपका मॉडल फिट नहीं है। अब ये मॉडल फिट नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें RH वो A का एक आ रहा था ना, जिसकी वजह से वो रेड आ रहा है। अब उस एक क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे तो ये ठीक आएगा। बहरहाल आपको समझाने के लिए आगे हम चलते हैं, फिर वो डाटा अगर आप बाद में करते दोबारा कभी किया तो फिर आपको मैं बता दूंगा। सर ये RHO_A इसका मतलब क्या बनता है? मतलब सर ये चेक Sorry? क्या कर रहा है? RHO_A का मतलब कह रहे हैं आप? यस सर। हेलो, ये बेसिकली स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट है, जिसको आप RHO_A के से नोटिफाई कर सकते हैं। ये ग्रीक लेटर होता है, उस स्मॉल p टाइप लिखा जाता है और इसको आप इससे इंडिकेट करते हैं RHO_A। बेसिकली ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट है। इस पे आप चेक कर सकते हैं। ये उसको इन्होंने शॉर्ट करके RHO_A लिखा होता है। ओके सर। सर इसका मकसद क्या होता है? मतलब सर ये किस लिए रिक्वायर्ड है हमारी रिसर्च के अंदर, ये ये मॉडल कोई के ऊपर लगाना? इनका कोई भी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बता रहा होता है। ठीक हो गया। कोई भी सर दो वेरिएबल कौन से दो वेरिएबल, मतलब कोई से भी फॉर दो एग्जांपल आप वेरिएबल्स का ये आप सबसे पहले आ रहा है, आप एश्योरेंस के अलावा बता दें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये 0.961 आ रहा है। फॉर एग्जांपल अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इसका किसी भी के साथ, ई के एम्पैथी के साथ, पीपी प्राइस परसेप्शन, आरपी, इनके सब के साथ इनका ये जो इसका आ रहा है ना रिलेशनशिप, ये वो शो कर रहा है 0.9 ओवरऑल। यानी एश्योरेंस का तो सर ओवरऑल बाकी सब ये वेरिएबल्स के साथ जो है वो हाँ कम है रिलेशन। ये तो जी जी एज सच इन होल मतलब कि फिर ये बता रहा हूँ ना, तो फिर बेटा पूरे इसमें वेरिएबल इसमें जो पहला है क्रोनबेक अल्फा, लिसन टू मी। पहला इसमें क्रोनबेक अल्फा ये बताता है कि आपकी जो क्वेश्चनर की वैल्यूज है, मीन वैल्यू उससे डेटा कितना दूर है, करीब है, कंसिस्टेंसी देता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आप निशाने जो गन शूटिंग होती है उसके अंदर विनर कौन होता है? अगर आपने 5 निशाने लगाए हैं और जिसके निशाने करीब हैं 10 के, ही इज अ विनर, यानी कि विद इन अ सिंगल पॉइंट। और जिसके निशाने कोई 6 पे है, किसी 5 पे है, किसी 4 पे है, उसके जो मीन वैल्यू सेंटर वैल्यू से चेंज है, इसका मतलब उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा है। इस तरीके से जो रो है स्पेयरमैन कोरिलेशन सर ने बताया, इसका मतलब ये कि आपके गिवन डायमेंशन के अंदर जितने भी आपकी डायमेंशन है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। कोरिलेशन ये बताता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में आपस में क्या रिलेशनशिप है। देन यू हैव अ कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये आपकी रिलायबिलिटी बताती है जो कि आपके वेरिएबल्स के दरमियान डाटा कितना रिलायबल है। और ये आपका होता है जो इसका डायगोनल पे कोरिलेशन का अंडर रूट होता है। जो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब ये कि आपकी हर डायमेंशन से ऑन एवरेज कितने % वेरिएशन निकली है। तो ये हो गया जी। डॉक्टर साहब कैरी ऑन। एवरेज वेरिएंस का जो वैल्यू स्टैंडर्ड है वो 0.5 होता है मिनिमम।
वो 0.5 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस आगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। नजर आ रही है इस पे आपको? यस सर। यस सर। एक मिनट। जी डॉक्टर साहब कैरी ऑन। डॉक्टर सर साहब ये रिकॉर्डिंग प्लीज कहीं अपलोड कर दीजिएगा ताकि हमें बाद में भी अगर एक्सप्लेन करें आप डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी एक्सप्लेन करें सर। हेलो, जी जी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करें। हेलो, हेलो। तो उन्होंने लीव कर दी है मीटिंग। लीव नहीं की, अभी शो हो रहा है, होस्ट वही है। डॉक्टर साहब हेलो। सर कोई कनेक्टिविटी इशू ना आ रहा हो उनका, पहले भी उनकी आवाज कट कट के आ रही थी थोड़ी। तो ये क्लास कब तक चलेगी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी यस अब सर, आई अब आ है। सबको आ रही है? यस सर। आपकी आवाज कट रही है हफीज भाई। सर कह रहे हैं आप स्क्रीन शेयर कर दें। एक मिनट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें। हेलो, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी सर आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसमें ये होता है कि जितने भी मेजरमेंट होते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी जी सर आ आप बोलें। रही है। इसमें ये कहते हैं कि जितने भी आपके मेजरमेंट हैं वो बेसिकली सपोज टू बी रिलेटेड और एक्चुअली अनरिलेटेड। जितने भी आपके जो वेरिएबल्स होते हैं इनका आपस में, फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, सिर्फ ये पहले वाले आपको जो नजर आ रही है 0.754 0.899 0.83, इस लाइन को छोड़ दें, अभी पहले आप नीचे वाले चेक करें। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। हेलो सर आ यस रही सर है आ रही है आवाज। आवाज, आप करें आ रही है आपकी आवाज। अब जिस तरह ये पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ रहा है, इसका अब और टेंजिबिलिटी का रिलेशनशिप ये शो कर रहा है इसमें आपस में दोनों की 0.71 जी सर। नजर आ रही है आपको? हाँ जी। यस सर।
0.71 ये जो आपको शो हो रहा है, इसका मतलब है टेंजिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की आपस में जो कोरिलेशन आ रही है वो 71 ऑलमोस्ट 72% आ रही है। ओके सर। क्लियर हो गया? तो सर इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इसकी भी 0.7 है, 0.7 सिवाय एवरेज वेरिएंस के सबकी रिक्वायरमेंट 0.7 ही है। एवरेज वेरिएंस जो है उसकी 0.5 होती है मिनिमम। वैसे जो अभी तक हमने पिछली 5 जो हमने पढ़ी हैं, इसमें ऑलमोस्ट एक ही चीज बता रहे हैं, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट करके, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट करके, मतलब इसमें मतलब कि हर मैं आपको बताता वेरिएबल हूँ, का अलग अलग बता रहे इसमें हैं। ये होता है कि आपस में जो रिलेशनशिप है ना दो वेरिएबल्स का, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का आप बारी बारी देख रहे हैं, टेंजिबिलिटी, प्राइस परसेप्शन, रिसर्च, सॉरी रिस्पॉन्सिवनेस के साथ आप देख रहे हैं, सबके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। हेलो, यस जी सर। सर। आवाज आ रही थी आपको? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, अब इसमें अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसी तरह आगे आप चले जाए, प्राइस परसेप्शन आ रही है। हेलो, जी सर बोले, समझ आ रही है। अब इसी तरह प्राइस परसेप्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का आपस में आप देख ले 0.638 आ रहा है। फिर इसी तरह अब यहाँ से अब अगर आप देख ले एम्पैथी, इसी तरह कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सबके साथ आ रहा है, टेंजिबिलिटी, प्राइस परसेप्शन, आरपी और इसी तरह एश्योरेंस तक। फिर अगले आप स्टेप पे चले जाएंगे एम्पैथी, एम्पैथी का भी इसी तरह सबके साथ आ रहा है, जिसपे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ भी, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ भी, प्राइस परसेप्शन के साथ भी, सबके साथ कोरिलेशन आ रही है। लेकिन सर इसमें अब ज्यादातर तो देखें 0.7 से कम है, तो सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि नहीं इनके सॉरी, दरमियान कोरिलेशन इतना नहीं बेहतर वो नहीं है। इसका स्टैंडर्ड 0 पर इसका ये होता है कि उनका आपस में कितने पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्डिंग है। वो सॉरी मैंने गलत आता है, इसका 0.7 नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप रिस्पॉन्सिवनेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ 0.59 आ रहा है ना, आपको ये मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे यस सर। 0.59 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यस 59% इनकी आपस में बॉन्डिंग है। ठीक होगा। ठीक है, इसी तरह प्राइस तो मतलब कि परसेप्शन सब फिर मतलब कि 0 से जितना भी ऊपर होगा उसका मतलब यही है हाँ कि जी, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप बीच में हाँ जी। आ रहा है अब जिस तरह वेरिएबल्स का। आप इसमें आप देख लें एम्पैथी है और इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ये देखें 0.13 जिस तरह आ रही है, मतलब इनका बहुत कम है आपस में, 13% आ रही है, ऑलमोस्ट बिल्कुल। 14% आप कर लें। फिर ये 77% आ रही है। इसी तरह ये तमाम जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं इनका आपस में ये शो कर रहा है सारा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके सर। ओके सर। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने बेसिकली इम्पैक्ट चेक करना है किसी भी एक वेरिएबल का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अब इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब दोबारा इसी पे हम आ जाते हैं। अब इस स्क्रीन में आप ये देख रहे हैं राइट साइड पे कैलकुलेट का ऑप्शन आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आप अब बताएं। इसमें हम यस सर। सेकंड ऑप्शन एक आ रही है बूट स्ट्रैपिंग। यस सर। इसको हमने क्लिक किया। अब इसमें ऑप्शंस आ रही हैं आगे, आप देखेंगे ये सबसे पहले इसको हमने 5000 करना है बूट स्ट्रैपिंग, और नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है सेम वही देख लें सेंट्रोइड, फैक्टर और पाथ। अब हमने पैथ बेसिकली अब हम पाथ एनालिसिस ये कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड इक्वेशनिंग मॉडलिंग पे। पाथ एनालिसिस बेसिकली मतलब एक एक जो वेरिएबल है, जिस तरह मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जिस तरह आप एक एक वेरिएबल का इसके ऊपर हम इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। अब एक एक वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी, ये इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी, जिसमें इसमें आ जाएगी टी वैल्यू भी हमारी आएगी, पाथ बीटा वैल्यू भी आएगी, इसमें पी वैल्यू भी आएगी, जिसमें से हमें पता लगेगा कौन सा वेरिएबल कितना इम्पैक्ट कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। तो दोबारा हम इसमें जाएंगे कैलकुलेट में बूटस्ट्रैपिंग पे, तो 5000 और इसको पाथ पे क्लिक करके क्लियर है, यहाँ तक नजर आ रहा है सबको? सर हमेशा 5000 ही करना है उसको? ये आप 10,000 भी होता है, 5000 इसलिए मैंने कि ये जल्दी हो जाएगा। इसमें ये होता है कि जब आप इनका इंटरेक्शन चेक करता है ना ये सॉफ्टवेयर, ये 5000 10,000 इस तरह होता है कि इतनी दफा रोटेट करता है वैल्यूज को।
तो हम मिनिमम 5000 पे कर रहे हैं, 5000 पे जल्दी रिजल्ट निकला, 10,000 अगर मैं कर दूंगा ना तो हमारा आधा घंटा यहाँ पे लग जाएगा। ये उतनी दफा रोटेट कर रहा होता है तमाम वैल्यूज को आपस में चेक करने के लिए। तो 5000 पे करके क्लिक मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ये 2% 3% ये लेगा, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट ले लेगा। सर ये ईच वेरिएबल का जो हमारा क्या कहते हैं, ईच वेरिएबल का रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल्स होगा या फिर, अब हर वेरिएबल का क्योंकि सर वो कस्टमर तो फिर हमारा सेटिस्फेक्शन, पीछे वाले जो हमने किया उससे भी फिर पता चल रहा था रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप अभी इम्पैक्ट हमारा अभी अभी जो वैल्यू सामने आएंगे ना इस पे इम्पैक्ट होगा कि एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अब मैं एम्पैथी ले लेता हूँ, ये कितना असर डाल रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, इसका कितना ठीक इम्पैक्ट है। उसके ऊपर आ रहा है। अब ये वैल्यू सबसे पहले आपके सामने ओपन हुई है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब हम रिसर्च पेपर में जब ये वैल्यूज बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ ये पहली वाली वैल्यूज लेंगे, ओरिजिनल सैंपल, जिसको हम बेसिकली बीटा भी कहते हैं। नजर आ रही है आपको सबको, ये सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल। यस सर। यस सर। फिर इसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स है, ये नजर आ रही है आपको, और ये पी वैल्यू है। इन तीन वैल्यू को हम वहां पे डिस्प्ले करते होते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, अब इसमें सबसे पहले आप ये देख लें, इसको भी बड़ा करता हूँ, एम्पैथी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट। अब इसमें ये देख ले, ये दोनों वैल्यूज माइनस में आ रही है, -0.129 और -0.134, ये आ रहा है सिग्निफिकेंट, लेकिन माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है जो एश्योरेंस है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ आई है या नहीं? हेलो। सर मतलब यस कि जो सर। हाइपोथेसिस डेवलप किए हुए हैं वो फिर इसका एट द एंड ये रिजल्ट आएगा कि इट हैज अ नेगेटिव हाँ जी, रिलेशनशिप विद आपने द हाइपोथेसिस जनरेट फाइनल। कर दिया ना कि आपने फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस जनरेट किया कि एश्योरेंस हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये यस। जो हाइपोथेसिस अब आप यहाँ बनाते नेगेटिव हैं, लगा देंगे हम साथ। ये हाइपोथेसिस आप जो बनाते हैं ना, या तो आप बता देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि एश्योरेंस हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मैंने बता दिया कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जबकि यहाँ नेगेटिव आ गया, उस सूरत में ये मेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सॉरी टू मैंने आप इंटरप्ट सर, लेकिन हमने जब वैलिडिटी और इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की है तो उसमें एश्योरेंस का हमारे पास वो रेड आ रहा था ना कि उसमें कुछ इश्यू था हमारे क्वेश्चन में। हाँ, क्या लेकिन उसके उसकी वजह से बावजूद ये इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है? बिल्कुल उसी वजह से हो सकता है, क्वेश्चंस के आगे फॉर इसका बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं आपको सिंपल ये समझाता हूँ। अब डॉक्टर साहब कस्टमर से हमने, जी जी, बेटा वो वहां पे जो एक वैल्यू नेगेटिव आई थी, एक वैल्यू रेड आई थी, इसका मतलब था उसका 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 में से एक क्वेश्चन जो है एक उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन का नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही 2 जी। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे थे। वो दोनों जो क्वेश्चन हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे हैं। अब इसका यहाँ पे मतलब ये बनता है कि जब आप एश्योरेंस को बढ़ाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होगी, कम हो जाएगी। जबकि नीचे वाले केस में एम्पैथी है या बाकी वेरिएबल्स हैं, अगर वो इंक्रीज होंगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। जी, इसमें से एश्योरेंस एक का वेरिएबल इनडायरेक्ट है रिलेशन बन गया। इसका एक वेरिएबल है आरटी। आरटी जो है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं है, वो मतलब आरटी का इनसिग्निफिकेंट आ कोई रहा है। इंपैक्ट नहीं है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, आरटी हो या ना हो, ठीक है। और बाकी जो है इनसिग्निफिकेंट है। तो ये बेसिकली सर कह रहा है। जी डॉक्टर साहब कैरी ऑन। अब ये देख ले, आप पहले में अब नेगेटिव आया, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कम होगी तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, अगर इंश्योरेंस ज्यादा हो जाएगी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह एम्पैथी में 0.2 और 0.211 और टी वैल्यूज 5.407 और पी वैल्यू 0.00 आ रही है। पी वैल्यू का जो स्टैंडर्ड होता है 0.05 है, 0.05 से लेस वैल्यू आएगी तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर 0.5 से हायर लेंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। जिस तरह इसमें आप देख रहे हैं 0.3 आ रहा है, ये 0.05 से ग्रेटर आ रही है, तो इसलिए ये इनसिग्निफिकेंट है। तो अब इसमें अब ये देखें 0.21 का मतलब है कि जो एम्पैथी है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर 21% जो है ना इम्पैक्ट डाल रहा है।
ओवरऑल मॉडल के अंदर 21% इसका रोल है। इसी तरह प्राइस परसेप्शन में ओवरऑल मॉडल में 0.196 है, तो ओवरऑल आप ऑलमोस्ट 20% कर लें, 20% इसका इम्पैक्ट आ रहा है। फिर इसी तरह आरपी है, इसका भी 20 ऑलमोस्ट 19.5 या 20% है। जैसे टेंजिबिलिटी है, ये 41% इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जो अश्योरेंस है इसका -13 ऑलमोस्ट 13% इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जो आरटी है जो 0.033 आ रहा है, इसका मतलब है इसका कोई इतना रोल नहीं आ रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। आरटी का सर जरा दोबारा बता दीजिएगा। आरटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। 0.033, अब इसकी पी वैल्यूज आप देख लें, ग्रेटर देन 0.05 है, 0.319 आ रही है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। 6 हमारे वेरिएबल आईवी थे, जिसमें से अश्योरेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी तमाम का आरटी के अलावा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और आरटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। क्लियर हो गया? ओके सर। जी सर क्लियर है। अब इसमें आपको मैं वो पिक्चर्स के ऊपर भी दिखा देता हूँ। अब यही वैल्यूज यहाँ पिक्चर के ऊपर भी शो हो रही हैं। अब ये आप देख लें बीच में, यहाँ पे इधर साइड पे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये पिक्चर्स है आपके पास, यही पिक्चर, अब ये एक और आप चीज सबसे पहले बता दूं, यही पिक्चर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज इमेज टू फाइल, इसको एक्सपोर्ट करके आप अपनी फाइल में जहाँ पे भी आप रिसर्च पेपर है वहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही है, टी वैल्यूज आ रही है, आप कहते हैं यहाँ पे टी वैल्यूज की बजाय जो है पाथ वैल्यूज या पी वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आ रही हैं। इनर मॉडल ये जो इनर है इसका, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये पी वैल्यूज और साथ जो है इसकी पाथ वैल्यूज आ जाएंगी। फिर यहाँ पे ये जो आ रहा है ये इसका आपको मैं बता देता हूँ, आउटर मॉडल है, इसके ऊपर भी ये आउटर लोडिंग्स आप क्लिक कर सकते हैं। आप इस पे आप देख लें, जो आपको मैंने शुरू में बताया था फैक्टर लोडिंग्स, ये फैक्टर लोडिंग्स की वैल्यू इसकी यहाँ पे शो हो रही है 0.9, 0.7, 0.89। इसमें एश्योरेंस की आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, ये बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। एश्योरेंस की ये आपको नजर आ रही होगी 0.49, जो एक क्वेश्चन की लेस देन 0.7 आ रही थी। नजर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ये अब यस सर। ये पिक्चर इसी तरह आप एक्सपोर्ट करके वहां पे अपने रिजल्ट्स में शो कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी डाटा आप ये रिजल्ट आए हैं, अब ये सारे रिजल्ट आपके पास आ गए। इसका सिंपल आपको मैं छोटा करके बताता हूँ। यहाँ पे है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आप इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल है स्टार्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सेल की फाइल में पूरे रिजल्ट्स आपके ये सारे ओपन हो जाएंगे। उनको आप सेव कर लें और बाद में उसमें से आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है आपके, जो जो रिजल्ट्स आपने शो कर रहे हैं वहाँ यहाँ से निकाल के आप वहाँ पे लगा सकते हैं रिसर्च के अंदर। क्लियर हो गए यहाँ तक? जी सर क्लियर है। यस सर। यस सर। ये यहीं तक था आज तक। कोई क्वेश्चन अभी तक पूरी इस प्रेजेंटेशन में? सर हम ये सारा रिजल्ट अपने रिसर्च पेपर पे लगाएंगे? सॉरी, ये जितने भी हमने रिजल्ट्स फाइंड किए हैं वो सबके सब हम अपने पेपर के अंदर ऐड करेंगे? सारे नहीं, जितने आपको मैंने एक्सप्लेन किए सिर्फ वही लगेंगे। इसमें आगे फिर मजीद जब आप मीडिएटर ऐड करते हैं, मॉडरेटर ऐड करते हैं, उनके फिर आगे मजीद उनके फिर ग्राफ भी बनते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज बताई कि एक चीज का दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट निकाल के दिखाया है। इसमें मॉडरेटर मीडिएटर वो नेक्स्ट स्टेप्स है। मैंने आपको बेसिक बताया है। हेलो, हेलो, यस सर। डॉक्टर हफीज साहब कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब इनको मॉडरेशन का और मॉडरेटिंग का बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक्सेल पे सॉरी उस पे वर्ड पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको सामने? जी सर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको सिंपल एक तरीके से थोड़ा सा गाइड करके फिर आगे उसमें सॉफ्टवेयर में कैसे होता है वो बता देता हूँ। मॉडरेटर बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दो वेरिएबल हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी टेक्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ सॉरी टेंजिबिलिटी नाम दे देता हूँ, इसको मैं एश्योरेंस नाम दे देता हूँ, इसको मैं प्राइस परसेप्शन नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे सिंपल शेप्स अब यहाँ पे टेंजिबिलिटी और एश्योर, अभी मैंने सारे वेरिएबल्स नहीं लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेंजिबिलिटी और एश्योरेंस का हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन प्राइस परसेप्शन को हमने एज अ मॉडरेटर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल प्राइस परसेप्शन एज अ मॉडरेटर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम टेंजिबिलिटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट तो देख रहे हैं, लेकिन प्राइस परसेप्शन अगर एज अ मॉडरेटर उसको ले लिया जाए तो इन दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान प्राइस परसेप्शन क्या अपना रोल अदा करेगी। प्राइस परसेप्शन के होते हुए इनका रिलेशनशिप आपस में मजीद स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली मॉडरेटर ये होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। अब ये मॉडरेटर को हम इस तरह मॉडल के अंदर शो कर देते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको कैसे शो करना है? अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे सारे ये हैं, इनको मैं खत्म कर देता हूँ। अब हमने ये सिंपल मॉडल ले लिया। अब इस मॉडल में आप देखें कि अभी वैल्यूज मैंने खत्म कर दी हैं। अब इसमें ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बाकी तमाम आईवीज हैं। अब इस आईवी में एक प्राइस परसेप्शन है। फॉर एग्जांपल हम इसको मॉडरेटर लेते हैं, मॉडरेटर इसको लेते हैं। इसको मॉडरेटर यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अगर मॉडरेटर में ऐड करूंगा ना, तो ये वैल्यूज इतनी ज्यादा जो इसके आइटम्स है ज्यादा हो जाएंगे, ये खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। ये वैल्यूज यहाँ से हम गायब कर देते हैं। ये राइट क्लिक करेंगे, नजर आ रही है आपको? हाइड यस इंडिकेटर्स ऑफ सर। सिलेक्टेड कंस्ट्रक्ट्स, इनके तमाम ये जो आइटम्स है इनको हाइड कर दें। हाइड ये तमाम, हाइड कर दिए। अब यहाँ पे ये देख लें आपका एम्पैथी, आरटी, टेंजिबिलिटी, आरपी और एश्योरेंस आ रहा है। लेकिन अब आरपी को इन तमाम के दरमियान और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के दरमियान हमने एज अ मॉडरेटर लेना है। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के दरमियान मॉडरेटर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एम्पैथी, या बल्कि हम 2-3 पे ले लेते हैं, एम्पैथी, आरटी और टेंजिबिलिटी पे ले लेते हैं कि प्राइस परसेप्शन इन 3 वेरिएबल्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर मॉडरेट भी कर रहा है। तो हम जो हमारा डीवीएस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड मॉडरेटर इफेक्ट का ऑप्शन आ रही है। ऐड मॉडरेटर इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हुआ पेज। अब इसमें सबसे पहले मॉडरेटर वेरिएबल है। मॉडरेटर वेरिएबल पे आप ये देखेंगे हमने हमारा मॉडरेटर वेरिएबल कौन सा हमने लिया है? प्राइस परसेप्शन, ये आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। इसको हमने मॉडरेटर ले लिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हम ले रहे हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि इंश्योरेंस को भी नहीं लेते क्योंकि इसका इम्पैक्ट आगे मजीद खराब हो जाएगा। हम इसमें एम्पैथी को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एम्पैथी आईवी हो गया, मॉडरेटर पीपी हो गया, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ये हमारा ऊपर आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये हमारा एक और ये येलो कलर में हमारा एक और वेरिएबल आ गया। इसको हम नाम भी इसका रीनेम दे सकते हैं। ये कौन कौन सा था? एम्पैथी इनटू पीपी। ये एम्पैथी और पीपी मिलके एक नया वेरिएबल बना है हमारा एज अ मॉडरेटर। ठीक है, इसी तरह हम एक और मॉडरेटर ऐड करना चाह रहे हैं। मॉडरेटर वही रहेगा, पीपी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम नया ले लेते हैं आरपी। आरपी और पीपी के दरमियान ओके कर देते हैं। ये एक नया बन गया हमारा, इसको भी हम नाम दे देते हैं रीनेम यानी हमारे आरपी जितने इंटू। आईवीज होंगे हम उतनी दफा ही मॉडरेटिंग का वो जो है डिपेंड वेरिएबल करते हैं आप बनाएंगे। सबके दरमियान, डिपेंड करते हैं आप सबके दरमियान चेक करें, किसी एक के दरमियान चेक कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। लेट्स से अगर हमारे आईवीज 2 हैं और एक मॉडरेटर है तो तो दो 2 दफा, दफा उन अगर दोनों आपने को दो हम दफा करना करेंगे है तो 2 दफा करेंगे, बिल्कुल। एक दफा भी कर दोनों के सकते हैं, बीच वो में। आपके रिक्वायरमेंट पे है।
आपने करना क्या है, अभी हम इनको 2 दफा ही देख के कर लेते हैं, हो सकता है हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। अब ये आगे, अब इसको सेम वही प्रोसेस हमने करना है दोबारा, इसी तरह मॉडल को रहने देंगे। दोबारा अपने 2 मॉडरेटर हमने एंटर कर दिए, अब कैलकुलेट पे जाएंगे, बूटस्ट्रैपिंग पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह 5000, ठीक है। यहाँ पे पाथ एनालिसिस पे क्लिक करके हमने स्टार्ट कैलकुलेशन कर देना है। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि मॉडरेटर के वेरिएबल भी एक ऐड हो गया, ये 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। बेसिकली बेटा ये आपको सिर्फ बताया गया कि आपको जो मैंने पेपर भेजा था उसमें पहले ग्राफ कौन सा पहले टेबल बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद फिर आप डेटा की वैलिडिटी चेक करते हैं, फिर आप उसका कंस्ट्रक्ट चेक करते हैं, फिर लोडिंग फैक्टर चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे सर आवाज रुक गई है आपकी। का मेरे ख्याल से इशू आ रहे थे। ये स्टेप बाय स्टेप है बेसिकली, पहले फैक्टर लोडिंग है, फिर डाटा वैलिडिटी है, फिर उस कोरिलेशन वगैरह, फिर उसके बाद आपने सिंपल इम्पैक्ट चेक कर लिया बगैर मॉडरेटर के। ये आपने 2 दफा करना होता है। अगर आपका मॉडरेटर भी है मॉडल के अंदर, तो पहले आप मॉडरेटर के बगैर इम्पैक्ट चेक करेंगे, उसका अलग से टेबल बनेगा जिस तरह मैंने पहले बताया, और मॉडरेटर का अलग से बनेगा। अभी ये मॉडरेटर के रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, नजर आ रहे हैं आपको? जी। यस सर। इसमें आप ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है E/PP, और ये मॉडरेटर का इम्पैक्ट है। ये बाकी आपने ऊपर वाले नहीं देखने, ये वही जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहे हैं ना, ये वो शो कर रहा है। यानी नेगेटिवली कर ये रहा है वही जो पहले वाले मॉडरेटर। रिजल्ट थे ना, एश्योरेंस के ऊपर जी नेगेटिव आ रहा है, ये बाकी वही आ रहा है। बीच में सिर्फ मॉडरेटर चेंज हुए हैं। ये मॉडरेटर का आप ये देख लें, 0.5 आ रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस परसेप्शन, एम्पैथी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के दरमियान मॉडरेट नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? इसकी भी सेम वही क्राइटेरिया है, ये लेस देन 0.05 आएगी, ग्रीन आएगी, और इधर ये वैल्यूज मतलब कितने % एक्सप्लेन करेगा उसी तरह आएगा। लेकिन अभी ये जो मैंने मॉडरेटर लिए हैं आरपी के दरमियान और ई के दरमियान, ये दोनों ही जो है इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ये देख लें, आरपी और पीपी के दरमियान, आरपी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के दरमियान प्राइस परसेप्शन मॉडरेट नहीं कर रहा है। ये भी देख लें, रेड वैल्यूज आ रही है, और ये भी बेटर। हमने 2 ही मॉडरेटर लिए थे, हो सकता है हम मजीद लेते, उनमें से कोई एक आ जाता सिग्निफिकेंट, आपको समझाने जी। के और लिए। सर अगर मीडिएशन भी हो इसमें तो वो कैसे करेंगे? मीडिएशन का मॉडल डिफरेंट होता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब जिस तरह ये है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मीडिएशन इस तरह आपकी होगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मॉडल नजर आ रहा है आपको? जी यस नजर सर। आ रहा है। अब इसमें बेसिकली ये, इसको मैं चेंज कर, हाँ पीपी ठीक है। अब इसमें आईवी इसमें हो गया आपका, सबसे पहले जो आ रहा है, एक मिनट, एश्योरेंस। एश्योरेंस है, या कोई भी आप उसको ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें। एश्योरेंस के बाद अब एश्योरेंस का हम डायरेक्ट इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह प्राइस परसेप्शन का भी डायरेक्ट हम जो है ना इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, लेकिन इसमें हम एश्योरेंस का इम्पैक्ट प्राइस परसेप्शन के भी ऊपर चेक कर रहे हैं, और फिर एज अ मीडिएटर होते हुए प्राइस परसेप्शन का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी चेक कर रहे हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक वेरिएबल, अब फॉर एग्जांपल अब एश्योरेंस है, और
प्राइस परसेप्शन है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि प्राइस परसेप्शन इन दो वेरिएबल्स के अंदर दरमियान मीडिएट कितना कर रही है। समझ आ रही है? यस सर। उन दोनों के रिलेशनशिप को मीडिएट कितना कर रही है, इनके होते हुए उनके रिलेशनशिप पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है प्राइस परसेप्शन के होते हुए कि नहीं। समझ आ रही है? जी जी ठीक है। जी अब इसका आपको मैं वहां पे बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मॉडल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो मीडिएशन का मॉडल बनता है वो टोटली डिफरेंट बनता है। इसमें ऑलमोस्ट मैं एश्योरेंस को भी डिलीट कर देता हूँ, सिंपल करके बताता हूँ, जितना सिंपल होगा उतना समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली कनेक्टर पे क्लिक करके आरपी। अब यहाँ पे हमने ये मीडिएशन का मॉडल बना लिया, ठीक है। अब ये देखें, आरपी, प्राइस परसेप्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब इसमें मीडिएटर क्या हो गया, प्राइस परसेप्शन मीडिएटर हो गया। अब इसको भी सेम उसी तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। स्टार्ट कैलकुलेशन, इनकी वैल्यूज आएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये अब मैंने वेरिएबल कम कर दिया इसलिए जल्दी हो रहा है। अब इसमें आप ये देखें, सबसे पहले प्राइस परसेप्शन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट, अब ये नजर आ रहा है आपको? जी फिर सिग्निफिकेंट है सारा। जी सिग्निफिकेंट आ रहा है रिस्पॉन्सिवनेस का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, रिस्पॉन्सिव का प्राइस परसेप्शन के ऊपर वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसमें तमाम रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। क्लियर हो गया? जी यस सर। बस बाकी इनका सेम जो पीछे जितना भी प्रोसेस है वो उसी तरह होगा, उसी तरह वैल्यू सारी लिखी जाएंगी और ये इस तरह से होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकमुल्लाह खैर, बहुत ज्यादा शुक्रिया मसला आपका। नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। और हम सिर्फ आपको दुआई दे सकते हैं, कोई पे नहीं कर सकते। तो नहीं नहीं, बाकी रिकॉर्डिंग काइंडली मेरे से शेयर मैं बस रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर, कोई मसला नहीं है। कीजिएगा, फिर मैं बच्चों को शेयर कर देता हूँ। बेटा आप ठीक एक है, जो क्लास का लिंक, हाँ क्लास का जो लिंक है ना बेटा, काइंडली इसको ज्वाइन कीजिएगा अभी, ये लिंक ज्वाइन करने के छोड़ने के बाद 2 मिनट के लिए। जी ठीक है सर। थैंक यू सर, जज़ाकमुल्लाह। डॉक्टर कोई साहब बहुत मसला नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक। ओके थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो ओके, मच सर। थैंक यू सर। वेलकम अल्लाह वेलकम। हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।